सभी साथियों का मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जिस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा में आजकल संलग्न है वो चर्चा का बिंदु है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास की यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। इसके पहले हम इससे जुड़े जितने एक्ट थे, जितने चार्टर एक्ट थे, जितने अधिनियम थे, उन सब की चर्चा परिचर्चा करते हुए आज हम पहुंच चुके हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इसके पहले आपने ये देखा कि जो हमारा भारतीय संविधान है आज के वर्तमान स्वरूप में अगर देखें तो इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर जो संवैधानिक इतिहास है, संविधान के बनने से पहले का जो इतिहास है कितना जटिल है। ऐसे ही हमारा संविधान बनकर नहीं तैयार हुआ, इसके पीछे की बहुत ही लंबी कहानी रही और उस कहानी से आप भिज्ञ हो गए होंगे क्योंकि आप लगातार इस वीडियो को देखते आए हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आज हम देखते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 की कुछ खास बातें जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर यह आधारित थी। भारत शासन अधिनियम 1935 किस कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी या किस कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित थी, यहां से प्रश्न आता है। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 किस कमीशन या किस समिति की सिफारिश पर अस्तित्व में आया या पास किया गया, तो इसका उत्तर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है? इसके पहले का जो अधिनियम था 1919 का अधिनियम, उसमें इस बात की भी व्यवस्था की गई थी कि इस अधिनियम को लागू होने के 10 वर्ष बाद, यानी 1919 का जो अधिनियम था उसके लागू होने के 10 वर्ष बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी जिसका काम होगा कि इससे संबंधित जो निर्णय लिए जा रहे हैं इनकी जांच करना, कहां से क्या जरूरत है आदि की रिपोर्ट पेश करना। भारत में उस समय राजनीतिक उथल पुथल बड़ी तेजी से थी, तो निर्धारित समय के 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन अस्तित्व में आता है। साइमन कमीशन में जो लॉर्ड साइमन है वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके जितने भी मेंबर थे वे सभी के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। जब इसमें सभी के सभी सदस्य अंग्रेज थे तो भारत में इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया और जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। फिर भी साइमन कमीशन जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था उसने अपना कार्य किया। इसी कमीशन की अनुशंसा पर आपने देखा होगा कि गोलमेज सम्मेलन होते हैं। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी प्रतिभाग करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिभाग करते हैं और कई ऐसे वरिष्ठ नेता थे जो गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करते हैं। उन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 पास किया। तो भारतीय शासन अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इस अधिनियम में जो खास बातें थी वो ये थी कि इसमें कुल अनुच्छेद थे 321। कितने अनुच्छेद थे? 321 और अनुसूचियां थी 10। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? 321 और अनुसूचियां थी 10। बड़ी बात इसमें यह थी कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, यानी इस अधिनियम में प्रस्तावना का कोई उल्लेख नहीं था। इसमें पहला बिंदु है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। प्रश्न यहां से ही आता है सीधे
कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया? भारत में अखिल भारतीय संघ की बात सर्वप्रथम किस अधिनियम में की गई? तो इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। उसमें जो संघ की परिकल्पना की गई, अखिल भारतीय संघ की जो परिकल्पना की गई, उस परिकल्पना में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और देशी रियासत। यहां यह ध्यान देना है, 11 ब्रिटिश प्रांत वे प्रांत थे जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिस क्षेत्रों पर कब्जा था उस क्षेत्र को कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत। तो कुल कितने प्रांत थे? 11 और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। जैसे आप समझिए कि इस समय हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? 28। और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। तो कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। उसी आधार पर उस समय 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और देशी रियासतों से मिलकर यह अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था। देशी रियासतों के साथ यह बात की गई कि इसमें जिसकी इच्छा हो, अर्थात देशी राज्यों से उनकी अगर इच्छा है तो संघ में शामिल हो, अगर नहीं इच्छा है तो ना शामिल हो। और इसकी आड़ में जो देशी रियासत थे कोई इसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिश जो प्रांत थे इनके लिए इस संघ में अनिवार्य रूप से शामिल होना था। तो देशी रियासत जब इसमें शामिल नहीं हुए तो ये कल्पना ही रह गई। अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि देशी रियासत इसमें शामिल नहीं हुए। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। सर्वप्रथम इसमें किया क्या गया? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो विभाजन किया गया वो 3 प्रकार की सूचियों के अंतर्गत किया गया। जैसे इस समय है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसी प्रकार का विभाजन भारतीय शासन अधिनियम 1935 में किया गया। उसमें संघ सूची में कुल 59 विषय थे, राज्य सूची में कुल 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। इन 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया। अब आप समझ सकते हैं जो वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान है, अगर देखें तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में था, वहीं से उठा करके ले लिया गया। इसीलिए कहा जाता है जो वर्तमान समय का जो भारतीय संविधान है इसकी अधिकांश बातें भारतीय शासन अधिनियम से, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ले ली गई। तो इसमें शक्तियों का जो विभाजन किया गया वो 3 प्रकार की सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को था, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को था और समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को था। लेकिन विषम परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संघ को था, यानी आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को था, जैसे इस समय है। और इसमें क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता। इसमें प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। जो राज्य थी, जिसे 11 ब्रिटिश प्रांत थी, ये जो प्रांत थे इन प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। स्वायत्तता कैसे प्रदान की गई? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। आपको हमने बताया था कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत सर्वप्रथम राज्यों में की गई। तो जो राज्यों में की गई वो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम में की गई और समाप्त किया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। यहां से जो प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है भारतीय शासन अधिनियम 1935। बड़ी बात यह है कि इधर प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति तो कर दी जाती है, लेकिन केंद्र में यानी संघ में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। वहां खत्म, यहां शुरू।
उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। उत्तरदायी सरकार की बात मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उत्तरदायी सरकार का तात्पर्य क्या है? उत्तरदायी सरकार का तात्पर्य उस सरकार से होता है जो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। किसके प्रति? जनता के प्रति जवाबदेह हो। और जनता का सदन कौन होता है? लोकसभा, लोअर हाउस। लोअर हाउस से ही मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो अब मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोअर हाउस के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति। इसी प्रकार की जो सरकार होती है वो उत्तरदायी सरकार होती है। प्रांतीय गवर्नर ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। यहां इस तथ्य को आप ध्यान देंगे कि जैसे आप जानते हैं कि भारत का गवर्नर जनरल होता था, यानी वायसराय होता था। वायसराय के अधिकार क्षेत्र में गवर्नर नहीं होते थे, जो प्रांतीय गवर्नर होते थे। जिसे मानो गवर्नर जनरल को मान लो भारत का राष्ट्रपति, और जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के उनको मानो गवर्नर, इसलिए तो गवर्नर कहा जाता है। तो जो प्रांतीय गवर्नर थे वे सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। यानी वे किसी भी विषय के प्रति, किसी भी मामले में किसके प्रति उत्तरदायी थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे, ना कि भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय के प्रति। अगले बिंदु में देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन। अभी हमने बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन का श्री गणेश होता है। केंद्र में जो द्वैध शासन होता है उसमें जो संघीय विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया जाता है, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। यहां आपको फिर बता दें कि द्वैध शासन किस प्रकार का शासन है। द्वैध शासन उस प्रकार की शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें जो शक्तियों को दो भाग में बांट दिया जाता है, एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वे विषय होते हैं जिस पर गवर्नर जो होता है, मतलब अगर राज्यों की बात करें तो गवर्नर जो है, गवर्नर और उसके साथ जो मंत्रिमंडल लगा है उन विषयों के प्रति कानून बनाने का अधिकार रखता है। किन विषयों के प्रति? हस्तांतरित विषयों के प्रति। और जो आरक्षित विषय है, आरक्षित विषयों के प्रति गवर्नर और उसके साथ जो कार्यकारिणी की परिषद है, उसके जो मेंबर हैं, उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार वे रखते हैं। अब बात आती है संघ की, तो जो संघीय विषय हैं उसको दो भाग में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। अवशिष्ट विधायी शक्ति, जो अवशिष्ट विधायी शक्ति है वो किसको दी गई? वायसराय को दी गई। जैसे आज के समय में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, किसके हाथों में है? राष्ट्रपति के हाथों में है। उसी प्रकार जो अवशिष्ट विधायी शक्ति थी वो वायसराय के अंतर्गत समाहित की गई, यानी वायसराय को दे दी गई। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या हैं? आप तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की जब बात हो गई तो फिर अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या हैं? अवशिष्ट विधायी शक्तियों का तात्पर्य उन शक्तियों से है, उन विध से है जिनकी चर्चा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं की गई है। ऐसा हो सकता है कि इन तीनों सूचियों में उनका नाम ना हो तो वो अवशिष्ट है। वही अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय के अंतर्गत समाहित कर दी गई, यानी उस पर अधिकार किसका था? वायसराय का था। आपातकाल में वायसराय को यानी संघ को संघ सूची पर और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। जैसे आज के समय में जब हमारे देश में आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को हो जाता है, यानी संघ को हो जाता है। ठीक उसी प्रकार संघीय विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार आपातकाल में संघ को दिया गया। तो ये बात समझ में आ गई कि आपातकाल में संघ सूची और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है। अगले बिंदु की तरफ अगर बढ़ते हैं तो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। यहां यह ध्यान देंगे कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात होती है, और वो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता यानी आधुनिक समय में कोलकाता में स्थित है।
यानी स्थित था उस समय। और ये संघीय न्यायालय कहां स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है, यानी दिल्ली में स्थापना की जाती है। और यह स्थापना की जाती है 1 अक्टूबर 1937 को। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की जाती है? 1 अक्टूबर 1937 को। यहां से प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की जाती है? तो वो अधिनियम था भारतीय शासन अधिनियम 1935। और कब की जाती है? 1 अक्टूबर 1937 को। यह दिल्ली में स्थापित किया जाता है और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश रखे गए। जो संघीय न्यायालय बनाया गया उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश रखे गए। और जो इनकी नियुक्ति की गई, जो जज थे यानी न्यायाधीश थे, वो किसके द्वारा की गई? सम्राट के द्वारा। ध्यान देंगे, यहां से प्रश्न फंसा सकता है। प्रश्न फंसाएगा क्या? संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी सम्राट के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, सरकार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आप ये समझिए कि सम्राट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती थी, गवर्नर जनरल या वायसराय के द्वारा नहीं। जो संघीय न्यायालय बनाया गया उसके अधिकार क्या थे? उसके अधिकार प्रारंभिक अधिकार, अपीलीय अधिकार और परामर्शदात्री अधिकार। प्रारंभिक अधिकार, अपीलीय अधिकार और परामर्शदात्री अधिकार, इन प्रकार के अधिकारों से यह सुसज्जित संघीय न्यायालय था। और इसके जो सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं, चीफ जस्टिस, वो थे सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। यहां से प्रश्न आता है संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। 2 भारतीय न्यायाधीश इसमें रखे जाते हैं। जो 6 अन्य न्यायाधीश थे उसमें 2 भारतीय भी रखे जाते हैं। वे हैं जस्टिस M.R. जैकब, जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। ध्यान देंगे, ये 6 अन्य न्यायाधीश जो रखे गए मुख्य न्यायाधीश के अलावा, इसमें 2 भारतीयों को भी रखा गया, जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। अगले बिंदु की तरफ बढ़े तो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता क्या है? अधिनियम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जो कानून आया उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन का अधिकार न तो संघ को था न तो प्रांतों को था। उसको संशोधन करने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश संसद को था। ब्रिटिश संसद ही उस मामले में कोई भी अगर समस्या आती उसमें वो संशोधन कर सकती थी। इस प्रकार ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसमें स्थापित की गई। आपको मालूम होगा ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। पूरे विश्व में अगर किसी भी संसद को सबसे ज्यादा अधिकार दिया गया है तो वो है ब्रिटिश संसद को। तो यहां ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। अगले बिंदु की तरफ अगर बढ़े तो भारत परिषद का अंत कर दिया गया। आपको मालूम है सन 1858 में यह भारत परिषद स्थापित की जाती है। कुल 15 सदस्यीय भारत परिषद थी, जिसमें भारत परिषद का जो अध्यक्ष था, भारत सचिव था, वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो जो ये भारत परिषद बनाई गई उसका अंत किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। यहां से जो प्रश्न आता है कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो इसका अंत किया जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। अगले बिंदु की तरफ अगर बढ़े तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। जो श्री गणेश किया था मार्ले मिंटो, जिसकी शुरुआत किया था मिंटो ने, उसको और आगे बढ़ाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। जो इसमें विस्तार किया गया, इसमें जो अनुसूचित जाति के सदस्य थे, जो मजदूर वर्ग थे, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया।
11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था क्या बनाई गई। द्विसदनीय व्यवस्था क्या, कितने राज्यों में, 6 राज्यों। 11 राज्यों थे ब्रिटिश प्रांत, उसमें 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था क्या बनाई गई। द्विसदनीय एक सदनीय व्यवस्था का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। द्विसदनीय व्यवस्था का तात्पर्य उस राज्य की व्यवस्था से है जहां जो राज्य विधानमंडल है उसके 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। किसी किसी राज्य में विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं और किसी किसी राज्यों में केवल विधानसभा होती है। जहां विधानसभा होती है वहां एक सदनी है और जहां विधान परिषद होती है तो वहां द्विसदनी होती है। इसी अधिनियम के द्वारा आरबीआई की भी स्थापना की जाती है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की जाती है। यहां से जो प्रश्न आएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो इसका उत्तर है भारतीय शासन अधिनियम 1935। मताधिकार का विस्तार किया गया। अब 10%, कम से कम 10% लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। आप सोचें कि आज के समय में 100% लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उस समय केवल 10% लोग ही मतदान का अधिकार रखते थे, अर्थात वे ही सरकार बनाने में अपनी सहभागिता अर्जित कर सकते थे, यानी 10% लोग ही सरकार को बनाने में अपना योगदान देते थे। 1935 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो यहां से भी प्रश्न उठता है कि बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया। तो बर्मा को भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया। तो भारत से अलग जब किया गया तो कब किया गया, 1935 में किया गया। ये जो अधिनियम था, अधिनियम देखने में तो लगता था काफी हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों की बातें मानी थी, लेकिन इसमें जो अधिकार दिए गए, जो संशोधन किए गए, जो तथ्य इसमें डाले गए वो देखने में ही लगते थे, लेकिन हकीकत में कुछ और थे। कहने को यह था कि इसमें दिखावा ज्यादा था और वास्तविकता इससे इतर थी। वास्तविकता इसके अलग थी। इसी अधिनियम के मद्देनजर, इसी अधिनियम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा। गुलामी का अधिकार पत्र किस अधिनियम को पंडित नेहरू ने कहा था? प्रश्न यहां से आता है कि पंडित नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र किस अधिनियम को कहा था? तो वो अधिनियम था भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसी अधिनियम को पंडित नेहरू ने और क्या कहा, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी और गुलामी का अधिकार पत्र, ये किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा। इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा। पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा। किसको कहा? भारतीय शासन अधिनियम 1935 को। इस प्रकार से अगर देखें, भारतीय शासन अधिनियम में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो इस प्रकार थे कि पहली बात, अखिल भारतीय संघ का निर्माण की बात की गई, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, आरबीआई की स्थापना हुई, बर्मा को भारत से अलग किया गया और भारत परिषद का अंत किया गया। तो ये रही बात भारतीय शासन अधिनियम 1935 की। अब भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बाद आप देखेंगे इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव होता है, प्रांतों में सरकारें बनती हैं, लगभग 5 से 6 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें आती हैं। 28 महीने सरकार चलाने के बाद सरकारें इस्तीफा दे देती हैं और स्थिति जस की तस बन जाती है। तो वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त प्रस्ताव के जरिए, क्रिप्स प्रस्ताव के जरिए
कई प्रकार के अपने योजना को बढ़ाती रही और धीरे धीरे भारतीयों की लड़ाई, आजादी के लिए लड़ाई आगे दिन ब दिन बढ़ती रही और लोग अब गुलामी की जंजीरों से अपने आप को अलग करना चाहते थे। तो उनसे लड़ाई लड़ते हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ते हुए स्थिति वहां तक आ पहुंची जहां भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास करना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास किया। भारत को आजादी ऐसे ही नहीं मिली, कई प्रकार की बाधाएं थी। आप आजादी के इतिहास को ही जानते हैं, लेकिन इस बात से भी आप वाकिफ होंगे कि लड़ाइयां लड़ी ही इसीलिए जाती हैं कि अंत समय तक सफलता मिलती ही है। इसलिए आप जहां लगे हैं लगे रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी में इसी प्रकार से लगे रहें और अंत समय तक सफलता मिलेगी। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में इस अधिनियम यानी इस विधेयक को पेश करते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स में इसे 15 जुलाई और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 16 जुलाई को पारित कर दिया जाता है। माउंटबेटन योजना के अनुसार जो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स जो वहां का लोअर हाउस है उसमें 4 जुलाई 1947 को इससे संबंधित विधेयक को पेश करते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स से 15 जुलाई को और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 16 जुलाई को यह विधेयक पारित होता है। जैसे हमारे यहां संसद के 2 सदन हैं, उसी प्रकार ब्रिटेन में संसद के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कॉमन सभा। कॉमन सभा वहां का लोअर हाउस है और हमारे यहां लोकसभा लोअर हाउस है, वहां लॉर्ड सभा अपर हाउस है और हमारे यहां राज्यसभा अपर हाउस है। 18 जुलाई 1947 को इसकी राजकीय स्वीकृति मिलती है, तब जाके ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कुछ मुख्य बातें थी जिसको आपको समझना जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना होती है। कब? 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है औपनिवेशिक राज्य। डोमिनियन स्टेट का मतलब औपनिवेशिक राज्य। तो ये औपनिवेशिक राज्य था। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना होती है। यहां पर वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से वायसराय का पद समाप्त किया गया। वायसराय का पद समाप्त क्यों किया गया? क्योंकि आपको मालूम है कि वायसराय का पद ब्रिटिश सम्राट के द्वारा यानी ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे कनेक्ट में था, वह उसका प्रतिनिधि था, इसलिए वायसराय कहलाता था। अब जब भारत को आजादी मिल गई तो वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। अर्थात यहां से जो प्रश्न आता है कि वायसराय का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, तो इसका उत्तर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वायसराय का पद तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, यानी गवर्नर जनरल का पद फिर आ जाता है। गवर्नर जनरल का जो पद फिर से आता है, गवर्नर जनरल के पद पर जो नियुक्ति होनी थी वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होनी थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होनी थी। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा की बात की गई। इस अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई कि जो दोनों देश हैं भारत और पाकिस्तान, ये दोनों देश अपने लिए अलग अलग संविधान सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन जो नया संविधान बनकर तैयार होगा, नया संविधान बनने तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन किया जाएगा। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, लेकिन संविधान का निर्माण नहीं किया गया था। तो इस अधिनियम में
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इस बात की भी व्यवस्था की गई कि जब तक नया संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जो शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी वो संचालित की जाएगी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। यहां आपको हम बता दें कि जब गवर्नर जनरल पद का सृजन किया जाता है तो भारत में लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाकिस्तान में गवर्नर जनरल बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली। आगे चल के लॉर्ड माउंटबेटन इस्तीफा देते हैं और सी राजगोपालाचारी भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं। देशी रियासतों को पूर्ण आजादी मिली। पूर्ण आजादी का मतलब यह समझिए कि जाते जाते भी अंग्रेज खेला खेल गए। अंग्रेज खेला ये खेले कि देशी रियासतों को पूर्ण आजादी दिए कि भैया तुम चाहो तो भारत के साथ रहो या तो चाहो पाकिस्तान के साथ रहो, चाहो तो तुम आजाद भी रह सकते हो। यानी ये कहना ये इस बात का प्रतीक है कि वे जाते जाते भी चाहते थे कि भारत टुकड़ों में हो जाए, क्योंकि यहां अब भी बहुत सारी देशी रियासतें थी और उनकी महत्वाकांक्षा जागृत हो गई अलग रहने की। तो यहां इस अधिनियम में देशी रियासतों को पूर्ण आजादी दी गई, किसी के साथ रहने की छूट, चाहे आप इधर रहिए, चाहे आप इधर रहिए, चाहे आप अलग रहिए, लेकिन आपको ये पूरी आजादी दी जाती है। भारत मंत्री का पद समाप्त किया गया। अब तक जो भारत मंत्री बनता था कहां? ब्रिटेन में। वह पद भी समाप्त किया गया किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल व प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप समझिए कि जो भारत का गवर्नर जनरल था और प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख, जैसे आज के समय में अगर देखें तो प्रदेशों में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संघ में संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक में सरकार कौन चलाता है? प्रदेशों में मुख्यमंत्री और संघ में प्रधानमंत्री। तो संवैधानिक प्रमुख बनाने का यहां यह मामला था कि जो वहां मंत्रिपरिषद होती थी उसकी सलाह पर उसे कार्य करना था। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। जो प्रांतीय गवर्नर होते थे और संघ के गवर्नर जनरल जो होते थे उनको जो कार्य करना था वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना था। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। जो भारत का सम्राट शब्द था शाही उपाधि में, इसको अब समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक यानी डोमिनियन स्टेट राज्य का था। यहां से जो प्रश्न आता है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में भारत की स्थिति कैसी थी? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की स्थिति कैसी थी? तो उसकी स्थिति एक औपनिवेशिक राज्य की यानी एक डोमिनियन स्टेट की थी। जैसा कि हमने बताया कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में भारत का शासन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर चलाया गया। इसीलिए भारत में गवर्नर जनरल का पद भी सृजन किया गया था। तो इस प्रकार अगर देखें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के साथ ही हमारी जो भारत का संवैधानिक विकास की यात्रा थी यहीं पर समाप्त होती है। इस प्रकार भारत का संवैधानिक विकास के तहत जितने भी वीडियो आपके पास पहुंचे हैं या जितने भी वीडियो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इससे संबंधित कहीं भी कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आपको भारतीय संविधान के जो इतिहास है, जो संवैधानिक विकास का इतिहास है, उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो आप
तो चलते चलते ये बता दें कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका प्यार, आपका स्नेह ऐसे बना रहे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।